तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैंने एक दिल दहला देने वाली घटना से सामना किया तो मैं अपने घर पर खाना खाकर वापस दुकान पर ही लौट रहा था, क्योंकि हम सब एक ट्रक ड्राइवर एक दुकान में ही रहते थे। दरअसल हमारे एक दोस्त दुकान चलाने का काम करता था, तो हम सभी उसके पास गप्पे लड़ाने के लिए अमूमन वहीं पर बैठ जाते थे। रोज रोज की तरह आज भी मैं उसी दुकान के ऊपर बैठकर अपने दोस्तों से गप्पे लड़ा रहा था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ट्रक ड्राइवर ही थे और इसी बीच मेरे साथी हर्षित को बताया गया कि कुछ ही पलों के बाद 2 ट्रकों को निकालकर डिलीवरी के लिए निकलना है, जो कि पटना के लिए रवाना होगा। पटना यहाँ से तकरीबन 327 किलोमीटर दूर था और इस वक्त रात के 8:30 बजने को आए थे और सही मौके की तलाश में मैं और मेरा एक साथी ड्राइवर उस दुकान से बाहर निकल गए। लेकिन हमें पता चला कि हेल्पर तो अपने घर जा चुके हैं। जब हमने मालिक को सूचित किया कि हेल्पर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो उन्होंने बताया कि हेल्पर की ओर से कोई काम ही नहीं है, बस ट्रक के अंदर सामान लोड किया गया है और बस किसी भी हालत में आज की रात डिलीवरी को पटना पहुँचाना है और सुबह 6 बजे से पहले इस काम को करना होगा, जिस पर तुम लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब चाहे हमें डिस्काउंट मिले या फिर ना मिले, लेकिन काम तो करना हमारा कर्तव्य था। लिहाजा उसी समय बिना वक्त गवाए मैं अपने साथी ड्राइवर हर्षित के साथ डिलीवरी करने के लिए तैयार हो गया। हम ट्रक में बैठे तो पहली बार मालिक हमारे पास पहुंचा और हमसे कहने लगा कि देखो, आज रास्ता थोड़ा अलग है, इसलिए संभल कर जाना और याद रहे दोनों एक साथ ही रहना। उस सर्द मौसम का माहौल बड़ा ही बेचैन करने वाला था। जब ट्रक से हाथ को बाहर निकालते तो हाथ के ऊपर ओस पड़ने लगती, हाथ पूरा गीला गीला होने लगता और ट्रक के कांच पर भी धुंध सी छा रही थी। ऐसे में ट्रक को सही से ड्राइव करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। बार बार ट्रक को साइड में रोककर कांच के आगे से उसे पहुंचना पड़ता। सड़क पर सरपट भागती हुई ट्रक के विंडो भी अब भीग चुके थे। ट्रक के आगे एक छोटा सा कपड़ा रखा हुआ था, तो मैंने उस कपड़े को उठाया और ट्रक के साइड विंडो को पोंछने लगा। लेकिन बातों ही बातों में मुझे हर्षित का ख्याल ही नहीं आया। मैं हर्षित के बारे में भूल चुका था कि वो भी अपनी ट्रक लेकर मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा। जब मुझे याद आया तो मैं उसे कॉल करने लगा, लेकिन उस इलाके में नेटवर्क ही गायब था। जब मुझे लगा कि हर्षित मुझसे कुछ ज़्यादा ही पीछे छूट गया है, तो मैं अपनी ट्रक के साथ वहीं पर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। करीब 15 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद भी उसका कोई ठिकाना नहीं था और इसी बीच मुझे किसी के दर्द से कराने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे आसपास से आ रही थी, जिस कारण मेरे कान खड़े हो गए। पहले तो मैं इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई भी दिखा नहीं। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज़ तो मेरे ट्रक के जस्ट नीचे से आ रही है और उस समय मेरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी, तो मैं उस टॉर्च को लेकर ट्रक के नीचे झुका तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ था। हालांकि अच्छी बात तो ये थी कि वो सुरक्षित था। अब मुझे राहत तो मिली, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी ट्रक के नीचे कैसे पहुंचा। पर इस बार जब तक मैं उस आदमी को ट्रक के नीचे से निकलने को बोल पाता कि तभी हर्षित अपनी ट्रक लेकर पहुंच गया। उसके ट्रक को देखते ही मुझे काफ़ी राहत मिली। हर्षित से मिलने के बाद मैंने तुरंत ही निकलने का सोचा और मैं वापस ट्रक में बैठा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो आदमी तो मेरे ट्रक के नीचे घुसा हुआ है। तभी मैं उसे वहाँ से हटाने के लिए तुरंत ही अपने ट्रक से नीचे उतर गया और फिर ट्रक के नीचे देखने लगा। लेकिन कुछ सेकंड के लिए मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और हर्षित मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। और वो साथ ही ज़ोर से आवाज़ देते बोला, अरे कृष्ण भाई, तुम अभी भी यहीं पर ठहरे हो? तभी मैं हर्षित के पास गया और उसे उस आदमी के बारे में बताया। तभी हर्षित ने मेरी बातों पर हंसते कहा, अरे भाई साहब, आपको कोई वहम हुआ है? इतनी रात को आखिर कौन होगा जो ट्रक के नीचे आने का साहस कर सके? हाँ, वो बात तो ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर अभी अभी मैंने किसी को देखा था। तभी हम दोनों ने ट्रक के नीचे काफ़ी देर तक छानबीन की, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। उसके बाद मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करता हुआ हर्षित के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर तकरीबन 1.5 घंटे सफ़र काटने के बाद अब मुझे सिगरेट पीने का मन होने लगा। ऊपर से चारों ओर कोई ढाबा भी नज़र नहीं आ रहा था जहां अपने ट्रक को रोक सकें। फिर कुछ समय बीतने के बाद मालखाट नामक एक स्थान गुजरा और उस स्थान के गुजरते ही
हमें एक बहुत छोटा सा ढाबा दिखा जिसके पास एक हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने हर्षित को फ़ोन किया और उसे उसी ढाबे के पास रुकने को कहा ताकि हम उस ढाबे के पास रुककर या तो कुछ खा सकें या फिर सिगरेट पी सकें। उसने भी वैसा ही किया। बस थोड़ी दूर जाने के बाद हमने देखा कि उस ढाबे के पास एक आदमी बैठा था जिसने अपने सामने आग जला रखी थी। इस वक्त रात के 12:30 बज चुके थे और जैसे जैसे रात गुजरने लगती है तो वैसे वैसे धुंध अपनी चरम सीमा पर होती है। धीरे धीरे सामने का दृश्य भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था और धुंध गहरी होती जा रही थी। तभी हम लोग उस छोटे ढाबे के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां सिर्फ एकमात्र आदमी ही था जो इस वीरान इलाके में अकेलेपन में जी रहा था। तभी मैं उस आदमी के करीब पहुंचा और बोल पड़ा, अरे भाई साहब, एक सिगरेट मिल सकती है? तभी उस आदमी ने अपनी मुंडी को नीचे झुकाया, यानी कि उसके पास वो सामान था जो हमें चाहिए था। वो सीधा दुकान में गया और जब वो वापस दुकान से बाहर निकला तो उसके हाथ में सिगरेट की एक डिब्बी थी। वो उस डिब्बी को लेकर हमारे पास पहुंचा और वहीं पर बैठने का इशारा किया। तभी हर्षित हल्की सी आवाज़ में बोला, यार तुझे ये शख्स काफ़ी अजीब नहीं लग रहा है? इसकी हरकतें तो बड़ी ही अजनबी की तरह लग रही हैं। तभी मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, पर तब तक उस आदमी ने कहा, यहाँ सब कुछ ऐसा ही है, आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी तो आप जिंदा हैं क्योंकि अग्नि के सामने बैठे हैं। अगर मैं और ये अग्नि का ताप यहाँ मौजूद नहीं होता तो अब तक आप दोनों की डेड बॉडी सड़क के बीचों बीच पड़ी होती। उस आदमी के कहे गए ये शब्द हमें डराने के लिए काफ़ी थे, लेकिन हर्षित डरने के बजाय थोड़ा चौकन्ना हो गया और उठते हुए बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हर्षित की इस बात से उस आदमी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी भी एक हल्की सी मुस्कान देते हुए बस वहीं पर स्थिर बैठा रहा, लेकिन इस बार हर्षित ने हद पार कर दी। उसने उस आदमी की शर्ट को पकड़कर उसे जोर से हिलाने की कोशिश की। तभी बीच बचाव करके मैंने किसी तरह हर्षित को शांत किया, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करके हर्षित पछताने के लायक भी कहाँ था। उसके बदन में दर्द शुरू हो गया। हर्षित को अचानक ही इस तरह बदन में दर्द होता देख मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी वो हल्की सी कराहने की आवाज़ में बोला, आप मेरे अंदर चलने तक की हिम्मत नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना, अब मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा। उसका पूरा बदन टूट सा चुका था। वो उस आग के पास बैठकर दर्द से कराहने लगा। दूसरी तरफ मैं उसका हाथ पकड़कर उसे आश्वासन दे रहा था। हर्षित की हालत बिगड़ती जा रही थी और दूसरी तरफ मैं उस आदमी से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन वो मेरी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। फिर वो आदमी एक भारी आवाज़ में बोला, अब तो तुम लोग गोल आकार के भयानक चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके हो। तुम्हारे दोस्त ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की है, अब इतनी जल्दी इसको माफ़ कहाँ कर सकता हूँ मैं? और फिर तभी मैंने उस आदमी का असली चेहरा देखा जो कि पूरा झुलसा हुआ था। आग के सामने बैठा वो शख्स अब किसी भयानक शैतान के रूप में तब्दील हो चुका था। उसका जबड़ा फटा हुआ था और मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगा। तभी उसने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन आज की रात तुम्हें यहीं खतरों से लड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी बचाने का एकमात्र यही रास्ता है। अगर तुमने इस आग के पास से खड़े होकर दूसरी तरफ जाने की हिम्मत की तो फिर यह गोल आकार का घेरा तुम्हें कभी भी ख़त्म कर सकता है। उस आदमी का कहना था कि प्रेत आत्माओं द्वारा किसी ऐसे चक्रव्यूह का निर्माण किया जाता है जिसके अंदर इंसान दाखिला लेता है तो वो खुद ब खुद को मौत के घाट उतर जाता है। उस आदमी की गंभीरता से इसके वाक्य मुझे सच लग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो भी एक शैतान था, तो इतनी जल्दी उसकी बातों पर विश्वास कर लेना मेरे लिए खतरा भी बन सकता था। और जब उस शैतान को लगा कि उसके चेहरे से मुझे खौफ लग रहा है तो उसने मुझसे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी इसी तरह इन राक्षसों के चंगुल में फंस चुका हूँ। उस आदमी ने अपने शरीर पर ओढ़ी हुई काले कंबल को हटाया तो मैंने देखा कि उसका पूरा बदन आग से जला हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे जो बता रहे थे कि उसे अपने परिवार से बिछड़ने का कितना दुख है। और उस आदमी के बताए अनुसार मुझे किसी भी हालत में अपनी जगह से उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मेरा सहकर्मी हर्षित पूरी तरीके से दर्द से कराता हुआ आग के पास बेहोश हो चुका था। अब मैं उस आदमी के साथ बातों में मग्न हो गया। डर की सारी बातें आज ही वो मेरे कानों में फूंकने वाला था। लगभग 2 या 3 घंटे तक मैं उसकी बहस सुनता रहा,
लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने तो मेरे शरीर में सनसनी मचा दी, क्योंकि कुछ समय के बाद वो आदमी अचानक ही हवा में धुआं हो गया और अब मैं अकेला बच गया था। मेरे चारों ओर मुझे 7 लोग नजर आए। उन 7 लोगों के हाथ में अजीब अजीब हथियार थे। किसी के हाथ में खून से सना हुआ चाकू नजर आ रहा था, तो किसी के हाथों में किसी की कटी हुई मुंडी दिखाई दे रही थी। उन सभी का रूप बहुत ज़्यादा भयानक था, लेकिन इसी बीच मुझे एक चमकती हुई चीज़ दिखी जो मेरे से करीब 10 कदम दूर थी। इस चमकती हुई चीज़ के अंदर कुछ तो ऐसा था जो मुझे अचंभित कर रही थी। अभी मैं उसी की तरफ देख रहा था कि मेरे पीछे से हर्षित की आवाज़ आई, भाई भाई मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि उन्होंने हर्षित को बुरी तरह जकड़ रखा है। हर्षित की हालत पतली पड़ने लगी, लेकिन दूसरी तरफ उस आदमी ने कहा था कि मुझे अपनी जगह से उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब बात मेरे दोस्त और सहकर्मी पर आ गई, तब मुझे उस आदमी की बातों को भी नज़रअंदाज करना पड़ा और आग के पास से खड़ा होकर मैं अपने दोस्त के प्राण बचाने चल दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इसी बीच मैं ही फंस जाऊंगा। इससे पहले कि मैं अपने दोस्त के पास पहुंच जाता कि एक बार फिर मैंने आग की तरफ पलट कर देखा, तो मैंने पाया कि अब वो आग भीषण रूप में फैल रही थी और मेरा दोस्त उसके करीब ही पड़ा था। उसकी बॉडी के अगल बगल में आग का ढेर सा लग गया। शायद आग के कारण वो जल सकता था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। मेरा असली दोस्त कौन सा था और मैं इस बात को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था। उन शैतानों से डरते ही मैं दुम दबाकर वापस आग की तरफ भागा, तो मेरी एक गलती से मेरा कदम उस चमकती हुई चीज़ पर गया, जिससे मुझे जोरदार झटका लगा और इस झटके ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। तभी मैं बेहोश हो गया और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि आसमान में पक्षियों के उड़ने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। और जब मैंने हर्षित की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसकी मौत हो चुकी थी, जिसका जिम्मेदार केवल मैं था। तभी मैंने अपने मालिक को फ़ोन किया और सारी घटना के बारे में मैंने विस्तार से बताया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मानो मालिक इन सब बातों से परिचित है। फिर क्या था, उन्होंने मुझे वहाँ से रिहा कर दिया और मेरे दोस्त की मौत को एक एक्सीडेंट का दर्जा दे दिया। और उस दिन के बाद मैं ना ही तो अपने उस काम को सही ढंग से कर पाया और ना ही अपने दोस्त की मौत के गम को मैं भुला पाया हूँ। लेकिन मेरा दिमाग आज भी यही सोचता है कि आखिर वो चमकती चीज़ कौन सी थी जिसके कारण मेरी जान बच गई। हालांकि इसकी जानकारी मुझे बाद में पता चली, जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि ये एक लंबा सफ़र था जिसे मैं आज भी नहीं भूला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।